दोस्तों स्वागत करता हूं आपको मैं अपने चैनल पे फलक स्टडी पे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये क्लास 10 की बायोलॉजी के बारे में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, न तो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब जैव प्रक्रम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। अब देखिए बाबू, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमें इतना ही 4 चीज़ पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब कुछ बच्चे लोग ये बोलते हैं कि देखिए सर जनन भी पढ़ना है, तो देखिए बाबू जनन हो गया, वो हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। तो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। अभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपको इतना ही आएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए अब आगे चलते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत इतना ही आएगा बाबू। और देखिए बाबू, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं किसी खास बोर्ड को मतलब ध्यान में रख कर नहीं बना रहा हूँ, ये सभी बोर्ड के। अगर आप झारखंड से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो ये सभी बोर्ड का है, ठीक ना। तो आप ये मत सोचना कि मैं तो दिल्ली बोर्ड से हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा। तो ऐसा बात नहीं है बाबू, जितने भी बोर्ड है लगभग उनका सिलेबस समान रहता है, लगभग एनसीईआरटी पे ही आधारित रहती है। तो अगर बोर्ड है जिसका सिलेबस एनसीईआरटी पे आधारित नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, मैं वो बुक से आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, जैव प्रक्रम के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जैव प्रक्रम के साथ मैंने पोषण भी लिख दिया है। तो देखिए मैंने पोषण क्यों लिखा है, क्योंकि बाबू जैव प्रक्रम के बाद ही तुरंत हमको पोषण के बारे में पढ़ना है, तुरंत पोषण के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। पोषण के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले जैव प्रक्रम कहते किस हैं। तो जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करता है उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। अथवा वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे जैव प्रक्रम किसे कहेंगे। देखिए मैंने यहाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये बात लिख भी दिया है, अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना। कि जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक ना। अथवा वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि बाबू आपने देख लिया कि जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करता है उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। तो देखिए आप 2 बार यही बात को बोलिए, ठीक ना, कि जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करेगा उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। अथवा वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। देखिए बाबू, यहाँ एक बहुत अच्छा कीवर्ड आया है, ठीक ना। मैं एक कीवर्ड के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि अनुरक्षण क्या होता है। देखो बाबू, अनुरक्षण का मतलब होता है, मान लीजिए आपको अनुरक्षण में समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ एक जीव है, ठीक ना। अब देखिए अनुरक्षण क्या होता है मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए बाबू, मान लीजिए यहाँ कोई एक जीव है, जैसा कि आप अपने आइकन पे देख रहे होंगे कि यहाँ कोई एक जीव है, ठीक ना। तो अब देखिए ये जो जीव है बाबू, इसको जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा, अपने पर्यावरण के हिसाब से अपने बॉडी का क्या करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे मान लीजिए बाबू कि कोई आप जीव हो, हम लोग भी जीव हैं, तो ठंड के दिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर ही सब पहन लेते हैं। गर्मी के दिन आता है तो गंजी पहन लेते हैं, लूजर पहन लेते हैं, ट्राउजर पहन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी अपना मेंटेनेंस करते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं। तो उसी को क्या बोला जाता है, अनुरक्षण बोला जाता है हिंदी में। मतलब मेंटेनेंस को क्या बोलेंगे, अनुरक्षण, ठीक ना। तो जीव जीने के लिए जो भी मतलब मेंटेनेंस करेगा, अनुरक्षण करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बाबू, मैंने यहाँ ये पोषण का परिभाषा भी दे दिया है, तो आप टेंशन मत लो। पोषण आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, विस्तार पूर्वक, ठीक ना। अभी तो मैं आपको जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं पोषण के बारे में आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। लेकिन आगे चल के आपको पोषण बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तो आपको पौधों में पोषण, जीवों में पोषण, अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। तो अभी हल्का सा पोषण के बारे में बता रहा हूँ, तो आप टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। आगे चलते हैं, ठीक ना। देखिए पोषण कहेंगे किसे, ठीक ना। पोषण किसे बोल रहा है, खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण। खाद्य पदार्थों का मतलब है बाबू कि मान लीजिए कि आप जैसे में आप बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, ठीक ना। वैसे तो ये सब नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप चावल खाते हो, तो आप चावल क्या करते हो, मुख गुहा से अंतर्ग्रहण करते हो। अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लेना। मुख गुहा का मतलब ही होता है बाबू, इसके बारे में बहुत अच्छे से और आगे बात करूंगा, तो आप टेंशन मत लो। वैसे मुख गुहा का मतलब होता है, गुहा का मतलब होता है गुफा, मुख का मतलब होता है जो हमारे माउथ, जिसके द्वारा हम अंदर लेते हैं। तो खाद्य पदार्थों को मुख गुहा द्वारा अंतर्ग्रहण करना,
ठीक ना। जैसे ही वो अंदर जाएगा उसके द्वारा वो क्या होगा, अवशोषित होगा, मतलब आवश्यक को अवशोषित करना। उसके बाद क्या होगा, अनावश्यक को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं बाबू, आपको आगे चल के बहुत अच्छे से मैं बताऊँगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक ना। तो देखिए आगे क्या है, देखिए आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात और मैं बताऊंगा कि मैं जो ये पीडीएफ बना हूँ, मैं अपना हैंड पीडीएफ बनाया हूँ, मतलब अपने तरीके से लिखा हूँ। ये आपको कोई बुक में मिलेगा नहीं। हाँ कुछ कुछ इसका बुक में मिलेगा, ठीक ना। कुछ कुछ जैसे मैं एनसीईआरटी का कीवर्ड, ठीक ना, और जो भी बहुत जो फेमस बुक है उसका कीवर्ड मैं यूज किया हूँ। तो अगर आप ये सिर्फ पीडीएफ भी पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। और बाकी जो जो भारी भारी जो कीवर्ड है तो मैं उसके लिए आपको डिस्कशन करूँगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ बोल रहा है, हमें जैव प्रक्रम समझने से पहले सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को समझना होगा, ठीक ना। क्योंकि जैव प्रक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द जैव जिसका अर्थ जीव होता है, और दूसरा शब्द प्रक्रम मतलब प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, जैसे में भोजन ग्रहण करना, ठीक ना। यह एक प्रक्रिया है। तो देखिए बाबू, आप हिंदी तो जान ही रहे होंगे, ऐसा बात थोड़ी नहीं है। आप अगर बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड से हैं और आप हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो आपका हिंदी बहुत बेहतर होगा, ठीक ना। तो देखिए आप साफ देख सकते हैं कि जो जैव प्रक्रम जो लिखा है बाबू, वो जैव प्रक्रम में दो वर्ड आ रहा है। पहला क्या आ रहा है, जीव आ रहा है, ठीक ना, और दूसरा क्या आ रहा है, प्रक्रम आ रहा है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, और जीव का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। जब भी आपके माइंड में अगर जीव आएगा तो आपको डायरेक्ट दो बात आने चाहिए, एक सजीव और एक निर्जीव। जब भी जीव आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सजीव और निर्जीव। तो देखिए बाबू, जैव प्रक्रम को और अच्छे से समझने के लिए हमें सजीव और निर्जीव के बीच को अंतर को समझना होगा, क्योंकि जैव प्रक्रम में बोल रहा है जैव मतलब जीव के बारे में, प्रक्रिया। तो चलिए सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को समझ जाते हैं। तो देखिए बाबू, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर आप जानते हो, ठीक ना, आप मुझसे अच्छे से जानते हो सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप सजीव और निर्जीव के बीच के 5 अंतर जो कमेंट बॉक्स है नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। 5 अंतर सभी को, ठीक ना। अगर फिर भी अगर आपको सजीव और निर्जीव के बीच में अगर अंतर नहीं पता है तो बोलिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन वैसे तो ये सभी को पता होगा और मुझे आशा भी होगा कि आप 5 अंतर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सजीव में मैंने यहाँ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, साथ में एक छोटा बेबीज का फोटो भी ले लिया है। और निर्जीव में मकान, पहाड़, ज़मीन, और साथ में मैंने अरे वाह इस बहुत अच्छा एक फ़ोटो भी ले लिया है जो कि मूर्ति है, ठीक ना। ये भी क्या आएगा, निर्जीव में आएगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। देखिए बाबू, आगे चलने से पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक ना। देखिए पहाड़ निर्जीव या सजीव, ठीक ना। तो आप लोग को ये आप लोग को आंसर देना है कि पहाड़ निर्जीव में आएगा या सजीव में आएगा, ठीक ना। अगर जितने लोग ये बताएंगे कि पहाड़ क्या आएगा, निर्जीव में आएगा, तो ये बताना है कि कैसे आएगा। और अगर ये बताएंगे कि सजीव में आएगा तो आपको ये भी बताना है कि सजीव में क्यों आएगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। तो देखिए बाबू, देखिए एक बताओ, सजीव निर्जीव तो वो तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा मतलब ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस क्या है, ठीक ना। ये तो हम लोग जान गए कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, लेकिन वायरस ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है। वो ना ही सजीव में आता है और ना ही निर्जीव में आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वायरस क्या तब है क्या, जब सजीव निर्जीव में नहीं आता है तो वायरस है क्या। देखिए बाबू, वायरस या विषाणु को ना तो सजीव माना जाता है और ना ही निर्जीव माना जाता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। देखिए बाबू, कड़ी किसे कहते हैं। देखिए कड़ी का मतलब ये होता है जो ना तो सजीव रहे और ना तो निर्जीव रहे, ठीक ना। तो वायरस को हम क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक ना। अब आप लोग ये सोचिएगा कि सर आखिर वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच को कड़ी क्यों बोलेंगे। तो चलिए इसका बहुत अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए बाबू, कोरोना वायरस जैसे कि आप जान रहे होंगे, ठीक ना। अभी तो इतना बड़ा जो पैंडेमिक आया, महामारी आया, उसमें सारे लोग वायरस के बारे में जान चुके हैं, ठीक ना। तो देखिए कोरोना वायरस जब तक बाबू वातावरण में है तो वह क्या है, निर्जीव है। जब तक वो बाहर है वो क्या है, निर्जीव है। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो क्या होगा, उसका जितना भी मशीनरी है वो क्या होगा, उपयोग करने लगेगा और क्या हो जाएगा, सजीव की तरह गतिविधि करने लगेगा और अपनी संख्या में निरंतर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। और आपने एक बात और देखा होगा बाबू कि जब भी कोरोना वायरस से लोग मर रहे थे तो कैसे मर रहे थे, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर कोई लोग वायरस से मरेंगे तो कौन चीज़ में मरेंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम से मरेंगे, ठीक ना। इसके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी दे दूंगा, ठीक ना। और आगे तो अभी तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो अब
देखिए आपसे ये मैंने एक बीच में एक क्वेश्चन भी दिया है। जब मैं पढ़ता था तो जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय जो मॉडल पेपर तो आता है, तो हमारे मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक ना। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वायरस को सजीव की श्रेणी में कब रखा जाता है, यानी कि इसे जीवित कब माना जाता है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, आप ऑलरेडी ऊपर जान गए हैं कि वायरस को सजीव की श्रेणी में कब रखा जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा चूंकि से भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि से भी चालू कर सकते हैं। अभी मैं चूंकि से बोल रहा हूँ, इसका आंसर लिखिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि वायरस क्या है, ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक ना। वायरस को हम सजीव की श्रेणी में तब रखेंगे जब तक कि वो किसी सजीव शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश कर उसकी सारी मशीनरी का उपयोग ना करने लगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। और यहाँ देखिए मैंने आपको यहाँ जो PDF में यहाँ लिख भी दिया है, तो आप यहाँ से नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने बोला है जस्ट मैंने यहीं पर वही बात लिखा है, ठीक ना, तो आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं बाबू। और देखिए मैंने आगे यहाँ एक फ़ोटो भी दे दिया है, ठीक ना, कोरोना वायरस का। तो आप देख सकते हैं इसी की वजह से इतना सारा मतलब ऑनलाइन सबको पढ़ाने आने पड़ा, ठीक ना, पेंडेमिक की वजह से। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं बाबू, आगे क्या आ रहा है, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ जैविक प्रक्रिया आ गया, तो दिख नहीं रहा होगा तो आप यहीं से समझ जाओ, ठीक ना। जैविक प्रक्रियाओं, देखिए जैविक प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि जो जीव है, ठीक ना। जैविक प्रक्रियाओं के मतलब क्या होता है, जो जीव है, जो जीव द्वारा जो प्रक्रिया करता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे, जैविक प्रक्रिया। मेरा यहाँ राइटिंग नहीं ठीक हो रहा है, मैंने इसका पेन तो लिया नहीं है, तो कोई बात नहीं बाबू, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि राइटिंग वैसे मेरा अच्छा है लेकिन यहाँ बहुत बकवास से लिखा रहा है। मैं पहला इसका पेन से आपको ज़्यादा समझाऊंगा, ठीक ना। तो आप यहाँ देख लीजिए, जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जो जीव प्रक्रिया करता है, ठीक ना। तो जीव क्या क्या प्रक्रिया करेगा, ठीक ना। तो जीव बोल क्या रहा है, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैविक क्रिया में क्या आएगा बाबू, जैविक क्रिया में आप क्या कर सकते हो, जीव कौन कौन से क्रिया करते हैं, आप खुद सोच लो। आप एक जीव हो तो आप खेलते हो, कूदते हो, निहाते हो, धोआते हो, ठीक ना, पिटाते हो, ठीक, गिरते हो, चोट लगता है, तो ये सब क्या है, जैविक क्रिया है। तो यहाँ यही बात बोल रहा है कि जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए आदि के लिए कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो जैविक क्रिया है। आपको खुद खाना खाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, जो कि जैविक क्रिया है। आपको खेलने के लिए ऊर्जा चाहिए, जो कि जैविक क्रिया है। तो जैविक क्रिया को संचालन का मतलब होता है आगे ले जाना, संचालित करना, ठीक ना। तो आगे चलाने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ तक आपको, मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और बोल रहा है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि ऊर्जा हमें खाने से प्राप्त होगी, खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो कि पोषण से प्राप्त होती है, ठीक ना। मतलब हम लोग खाना खाएंगे तभी तो हम पोषण करेंगे, तभी तो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ तक आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण की विधियाँ होती है। बहुत अच्छा। देखिए बाबू, अपनी आवश्यकताओं का मतलब क्या होता है बाबू, अब देखिए जीवों में मतलब अनेक प्रकार के जीव बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हम एक जीव हैं, हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय हैं। तो अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय आप तो क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। देखिए बाबू, यहाँ बोल रहा है कि अपनी आवश्यकताएं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों के विभिन्न प्रकार की पोषण की विधियाँ होती है। जैसे मान लीजिए अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसके पास मुंह तो रहेगा नहीं, ठीक ना। तो वो अब एक जो बहुत छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो उसके पास मुंह रहेगा नहीं, तो वो तो अलग प्रकार से अपना पोषण की आवश्यकता रहेगा। जैसे में अमरबेल, ठीक ना, ये एक पौधा है बाबू, ठीक ना, अमरबेल, ठीक ना। ये गांव में आपको मिला होगा, जो कि पेड़ पौधा को सुखाने में इसका काम किया जाता है। तो अमरबेल हो गया, ठीक ना। ये भी बहुत अलग प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अलग अलग जीव क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर कोई फिर भी अगर डाउट है तो आप क्या करेंगे बाबू, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को
श्वसन कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा का मुक्त होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल दिया। यहाँ एक पहला तो यहाँ सरलीकरण देखिए आगे लाइन बाय लाइन समझाता हूँ आपको, ठीक ना। बोल रहा है पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण। देखिए जो हम खाना खाते हैं उसको द्वारा जो हम भोजन जो प्राप्त करते हैं, सरलीकरण का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने छोटे छोटे मैंने दाना तो खाया, ठीक ना, अब ये और क्या होगा, और जाकर छोटा छोटा होगा, ठीक ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, हम क्या बोलेंगे, सरलीकरण, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका क्या होता है, और छोटे छोटे रूपों में टूटता है, मतलब उसका और सरलीकरण होता है। और सरलीकरण कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। पहला बोल रहा है उपचयन और दूसरा बोल रहा है अपचयन। तो देखिए उपचयन और अपचयन में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक ना। उपचयन अपचयन अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर बताऊंगा। उपचयन अपचयन आपको केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से, मतलब बता नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उपचयन का मतलब अभी आप इतना अच्छे से, मतलब हल्का सा जान लो कि मान लो हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, खाना से ऊर्जा कब मिलेगा, जब तक वो ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। अभी मात्रा आप यही जानो, ठीक ना। तो उपचयन और अपचयन का मतलब यही होता है कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के संपर्क में, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं, ठीक ना। तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे उपचयन अपचयन, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे उसके बाद क्या बोल रहा है, इसे श्वसन कहते हैं, ठीक ना। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऊर्जा का मुक्त होता है, ठीक है। देखिए एक बात तो याद रखिएगा, श्वसन किसे कहेंगे, श्वसन का मतलब होता है बाबू ऊर्जाओं का मुक्त होना, ठीक ना। जो हम लोग सांस लेते हैं तो इसका एक कार्य क्या होता है कि ये ऊर्जा देने में हमको सहायता करता है, ठीक ना। अब आप लोग बोलो कि सर ऊर्जा देने में कैसे सहायता करता है, ठीक ना, आप कुछ ही बोल दे रहे हो। तो देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक ना। ऊर्जा देने में कैसे देता है आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप धैर्य रखो, आगे चलोगे पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वृहत रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो वृहत का मतलब होता है बहुत बड़े रूप में, हम लोग बोल सकते हैं कि श्वसन क्या है, उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब अगर शरीर में अगर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो वो किसके द्वारा हो रहा है, श्वसन द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या बोल रहा है, देखिए बाबू आगे चलते हैं, ठीक ना। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते, लेकिन बहुकोशिकीय में खास अंग की जरूरत होती है, ऐसा क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मतलब बता नहीं सकता हूँ, ठीक ना। एक बात आप यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले तो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है। देखिए एक कोशिकीय जीव बता रहा है, एक कोशिकीय जीव का मतलब आप यहाँ समझो, मान लो आपका अगर एक बाल अगर कुबर गया, वैसे मैं अपना बाल नहीं कुबारने वाला हूँ, आप कुबार लीजिएगा, ठीक ना। अगर आपका एक बाल कुबर गया तो अब इतना याद रखिएगा आपका लाखों करोड़ कोशिका कुबर गया, तो लाखों करोड़ कोशिका, ठीक ना, एक बाल में। तो समझ जाइए एक कोशिका जो होता है, जिसका पास एक कोशिका होता है जीव, वो कितना छोटा है, ठीक ना। तो आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव होता है, ये मुझे अभी तक याद है ये क्वेश्चन, कि मेरे बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ किसके द्वारा मतलब निष्कासन होते हैं, ठीक ना, वो ग्रहण करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं विषम द्वारा क्या करते हैं, अपने गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो विषम द्वारा। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते। अपशिष्ट का मतलब हो गया जो हानिकारक पदार्थ है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, जो गैस का आदान प्रदान मतलब जो श्वसन लेता है, उसके लिए कोई खास अंग नहीं होता है, ठीक ना। जैसे में अमीबा है, तो अमीबा का नाक मुंह हमारे तरह नहीं होता है, वो कहीं से भी सांस ले लेता है और छोड़ देता है, ठीक ना। लेकिन बोल रहा है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें क्या होता है, खास अंग होता है, तो ऐसा क्यों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं, ठीक ना। देखिए उसका उत्तर कैसे लिखना है, क्योंकि इनका सारा शरीर, ठीक ना, एक कोशिकीय जीव का आप लिखिएगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव का सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है, लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती, अतः इनमें विषम की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, ठीक ना।
तो आप ये समझ गए कि जो एक कोशिकीय जीव होता है उनका सारा शरीर क्या होता है, पर्यावरण के सीधे संपर्क में होता है। ये वजह से क्या होता है, मतलब विसरण के प्रक्रियाओं द्वारा उनका क्या होता है, उनका साधारण रूप से हो जाता है। मतलब विसरण के प्रक्रिया द्वारा वो अपना आदान प्रदान कर लेते हैं गैसों का, ठीक ना। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है बाबू वो नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो आप लोग समझ ही गए कि ऐसा क्यों। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर क्या होता है, डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है। चलिए अब आगे, अब हमारा जैव प्रक्रम खत्म होने वाला ही है। उसके बाद जैव प्रक्रम जैसे ही खत्म होगा मैं आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि जैव प्रक्रम से रिलेटिव है वो करवा दूंगा सबसे पहले, ठीक ना। हो सकता है मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँ, अभी सिर्फ जैव प्रक्रम खत्म करूँगा। मैं सिर्फ जैव प्रक्रम खत्म करूँगा, ठीक ना। जो जैव प्रक्रम का अर्थ है मैं आपको श्वसन और पोषण, परिवहन, उत्सर्जन नहीं खत्म करने वाला, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसें शरीर के एक हिस्से ग्रहण करने वाले स्थान से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होते हैं। बहुत अच्छा। देखिए बाबू, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने भोजन मुंह में ग्रहण किया, मुंह से पेट में गया, पेट से क्या हो गया, आपका हाथ को भी ऊर्जा चाहिए तो हाथ में भी ऊर्जा गया, ठीक ना। आपको पैर के अंगूठा को ऊर्जा चाहिए, उसका भी में ऊर्जा गया। तो ये किसके सहारा गया, परिवहन के सहारे गया, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक ना। अब यहाँ क्या है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक ना। तो स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे हम जान लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों, ठीक ना, का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है विभिन्न जैविक क्रियाओं, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं बाबू उनमें क्या होता है, जैविक क्रिया होता है। जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, हानिकारक पदार्थ, जिसमें हमारा जैविक क्रिया होता है, हम लोग खाना खाते हैं, एक जीव का क्रिया है, ठीक ना। तो उसमें हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होता है, पसीना उत्पन्न होता है, ये हानिकारक पदार्थ है, निर्माण होता है। तो प्रत्येक जीव में होता है जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन द्वारा होता है। तो देखिए बाबू, अभी आगे चल कर उत्सर्जन तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको उत्सर्जन के बारे में भी बता दिया। तो आप ध्यान से गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने पोषण की परिभाषा दिया, श्वसन का दिया, फिर उत्सर्जन का दिया, और देखिए ऊपर मैंने परिवहन का भी दिया। मतलब जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो 4 चीज़ें आती हैं मैंने उसका परिभाषा आपको बता दिया है, ठीक ना। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि उनमें उत्सर्जन क्या होते हैं, उत्सर्जन क्रिया द्वारा होती है, लेकिन जो एक कोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा कि गैसों का आदान प्रदान, ठीक ना, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग, बहुकोशिकीय जीवों में मैं ऐसे अंडरलाइन करते रहते पढ़ता हूँ, ऐसे आपको ध्यान देगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक ना। तो लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए क्या होता है, एक विशिष्ट क्या होता है बाबू, अंग होता है, ठीक ना। बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए क्या होता है, विशिष्ट अंग होता है, मतलब एक अलग अंग होता है, ठीक ना। विशिष्ट मतलब अलग अलग अंग होता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन के द्वारा, ठीक ना, जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए जनन का मतलब होता है अपनी तरह संतान की उत्पत्ति करना। जैसे में हम लोग अपने माता पिता से आए हैं, ठीक ना, हमारे माता पिता उनके माता पिता से हैं, उनके माता पिता उनके माता पिता से हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। और ये आगे चल के बहुत विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है, तो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है जनन के बारे में, तो इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, देखिए यहाँ एक वर्ड आ गया बाबू, नियंत्रण और समन्वय, आपको दिख रहा होगा ये वर्ड, ये नियंत्रण और समन्वय। मैं आपको इसको रेडी कर देता हूँ, ठीक ना। देखिए नियंत्रण और समन्वय, देखिए नियंत्रण का मतलब होता है कोई चीज़ अपने कंट्रोल में कर लेना, और समन्वय का मतलब होता है मिला जुला कर। इसका उदाहरण मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो हम साइकिल चलाते हैं तो नियंत्रण और समन्वय दोनों मिलाकर, ठीक ना। एक तो हमारा साइकिल पे कंट्रोल रहता है, और एक हमको ये नियंत्रण भी रहता है, हमको ब्रेक कहाँ मारना है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, समन्वय। तो आप नियंत्रण और समन्वय शायद समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। ये आदि क्रियाएं भी पाई जाती है बहुकोशिकीय जीवों में। इन क्रियाओं के आधार पर
ये सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं से अलग की जा सकती है। बहुत अच्छा। अब मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को, तो आप वो अच्छे से एक यहाँ तो एक मैं आपको यहाँ उत्तर भी दे रहा हूँ सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर को, तो आप यहाँ देख लेना, ठीक ना, और वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। अब इसके आगे मैं आपको ये रंग हटा देता हूँ, आपको PDF भी देना होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए बाबू, मतलब अब यहाँ तक जितना भी हमारा है जैव प्रक्रम हमारा पूरा रूप से खत्म हो गया है। अब देखिए जो हमारा बचा वो NCERT के क्वेश्चन बचे हैं, ठीक ना। तो NCERT के क्वेश्चन मैं आपको अगले में करवाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, अब NCERT के क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको सिर्फ NCERT के क्वेश्चन उतना तक करा रहा हूँ जितना तक मैं पढ़ाया हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा चैप्टर का करवा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लेना। अगला जो वीडियो आएगा आपको हो सकता है कल मिलेगा। मैं वैसे हमेशा प्रयास करूँगा कि एक दिन में एक क्वेश्चन करवाऊँ, मतलब एक दिन में एक वीडियो में आपको दूँ, ठीक ना। कल आपको NCERT का क्वेश्चन मिल जाएगा और जितना तक मैं आपको पढ़ाया हूँ एक बार आप PDF नोट्स पढ़ लेना। वहाँ तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कल ही साथ में साथ पूछूंगा, ठीक ना। और आज मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती है, कौन कौन से भाग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन ये कि एक कोशिकीय जीव में विषण की साधारण क्रिया द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान कैसे हो जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में ये संभव नहीं है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, इसका उत्तर भी मैं आपको कल दूंगा, ठीक ना। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आपको NCERT का सोल्व बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।